नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज वेडनेसडे है, बुधवार है, तो बुधवार का जो दिन होता है ये फाइनल ईयर के लिए होता है। तो आज हम फाइनल ईयर का टॉपिक कर रहे हैं। ऑनगोइंग टॉपिक जो हमारा लास्ट वीडियो जो हमने फाइनल ईयर की थी उसके अंदर चल रहा था ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री OMC। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 3rd यूनिट है और इस यूनिट के जस्ट बाद में हम करेंगे 4th यूनिट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद में हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने पढ़ना है अलग अलग प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं, उन कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, उनको बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं उसके अलावा उसकी कौन सी स्ट्रक्चर और हो सकती है जिसे कि विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। तो देखिए आज है फाइनल ईयर के लिए। फाइनल ईयर का टॉपिक आप जानते हैं, हम OMC हमने स्टार्ट कर रखा है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कार्बभौतिक रसायन BSc पार्ट 3rd के लिए। कार्बभौतिक रसायन है BSc पार्ट 3rd के लिए। इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था और लास्ट इसके लगभग जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वहां पर हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट हमने बात की थी कि जो यौगिकों के अंदर किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। लास्ट जो वीडियो है OMC कंपाउंड में बॉन्ड के बारे में हमने बात की थी। उसमें हमने बात की थी कि जो ये कंपाउंड होते हैं इनमें 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड जो होता है ये किसकी वजह से बनता है? ये बनता है बैक बॉन्डिंग की वजह से, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, ये बनता है पश्च आबंधन की वजह से। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये होता है कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्ड, या जिसको हम क्या कहते हैं, उप सह संयोजक बंध। तो लास्ट हम यहाँ तक बात कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं उनके बारे में बात की थी और उसके बाद में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, इसकी प्रकृति क्या होती है उसके बारे में बात की थी। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो देखिए आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण एक केंद्रीय यूनिन्यूक्लियर कार्बोनिल यौगिक, मतलब हम कुछ महत्वपूर्ण एक केंद्रीय कार्बोनिल यौगिक के बारे में बात करेंगे। एक केंद्रीय का मतलब होता है इस प्रकार के कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम या धातु एक ही होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक केंद्रीय प्रकार के यौगिक कहते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु एक होती है उन्हें हम एक केंद्रीय कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। जिसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है और सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो है NiCO4। ये एग्जांपल है NiCO4, जिसको बोलते हैं निकेल टेट्रा कार्बोनिल, सभी एक ही नाम के एक के साथ लिखा जाएगा, निकेल टेट्रा कार्बोनिल। सबसे पहला खोजा गया है ये सबसे पहला खोजा गया मेटल कार्बोनिल यौगिक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे पहला खोजा गया मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके निर्माण की। इसका निर्माण या विरचन कैसे होगा, प्रिपरेशन किस प्रकार से होगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट विधि द्वारा, जिसमें हम अगर निकेल हमारे पास चूर्ण के रूप में हो, डस्ट के रूप में हो, निकेल हमारे पास कौन सी अवस्था में होगी, चूर्ण के रूप में होगी, तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, 4 कार्बोनिल के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 अणुओं के साथ डायरेक्ट करवा देंगे। सामान्य दाब और टेम्परेचर क्या रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम टेम्परेचर रखकर, मतलब ये जो विक्रिया होती है ये विक्रिया लगभग हम ये कह सकते हैं 95
डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, तो डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा और फॉर्मेशन करेगा NiCO4 का, मतलब निकल टेट्राकार्बोनिल का। तो इसमें किया क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे हम रखते हैं इसको 95, 98, या हम ये कह सकते हैं कि 90 प्लस डिग्री सेल्सियस के अंदर ये रिएक्शन होती है। तो पहली रिएक्शन निकल टेट्राकार्बोनिल को बनाने की, निकल को हम महीन चूर्ण अवस्था में लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी सामान्य दाब और 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम टेम्परेचर पर, पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया, अगर हमारे पास ताजा निकल उपस्थित हो, मतलब निकल अपचयित अवस्था में है और ताजा निकल उपस्थित है, अगर हमारे पास मतलब रिडक्शन किया हुआ या अपचयित टाइप का निकल होता है ताजा, तो उसकी अभिक्रिया यही सेम टू सेम अभिक्रिया जब कार्बोनिल के साथ में करवाई जाती है, तो इसके लिए हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर दाब और टेम्परेचर और कम हो जाएगा और जल्दी अभिक्रिया करेगा। और ये अभिक्रिया कहाँ होगी, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस पर, और इससे भी वही कंपाउंड बनेगा NiCO4, निकल टेट्राकार्बोनिल। तो इस प्रकार से दो विधियां हमने यहाँ पर की। उसके बाद देखिए अगली विधि के बारे में बात करते हैं। अगली विधि है निकल लवण से। तीसरी विधि है NiCO4 के निर्माण की, वो है निकल लवण से। मतलब जो निकल के साल्ट हैं उनसे हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। अगर हमारे पास निकल का साल्ट, मान लीजिए हमारे पास ये साल्ट है NiCne2, निकल साइनाइड है, इसकी अभिक्रिया, इसके ऊपर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में बन जाएगा इससे NiCO4, मतलब निकल टेट्राकार्बोनिल बन जाएगा, और प्लस इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, C2N2 बाहर निकल जाएगा। निकल कार्बोनिल का फॉर्मेशन यहां पर इस तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो निकल का साइनाइड है। अगर हमारे पास निकल का सल्फाइड हो, उसकी अभिक्रिया भी अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवा दें तो उससे भी क्या बनता है, उससे बनता है NiCO4 प्लस सल्फर यहां से बाहर निकल जाएगी। तो अभी तक तो हमने जो निर्माण की विधियां की हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार उनको देखते हैं। हम कर रहे हैं निकल टेट्राकार्बोनिल के बारे में बात। 3 विधियां निर्माण की हम कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है कि अगर निकल को हम पाउडर के रूप में लें, चूर्ण के रूप में लें, और उसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दें सामान्य दाब और 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर को रखते हुए, तो निकल टेट्राकार्बोनिल का सीधा निर्माण हो जाएगा। अगर हमारे पास निकल अपचयित अवस्था में हो, रिडक्ट अवस्था में हो, या रिडक्शन के बाद जो ताजा निकल हमें प्राप्त हुआ हो, उसकी अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा दें तो ये अभिक्रिया और कम परिस्थितियों में संपन्न हो जाएगी। 1 एटमॉस्फेयर दाब और 30 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर NiCO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और निकल लवण से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, निकल लवण साइनाइड हो चाहे सल्फाइड हो, इनके ऊपर जब कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो उससे भी निकल टेट्राकार्बोनिल का निर्माण किया जा सकता है। 3 विधियां हमने कर ली। अब हम करते हैं नेक्स्ट 4th विधि इसके निर्माण की, जो महत्वपूर्ण प्रकार की विधि है। 4th विधि है असमानुपातन द्वारा। असमानुपातन का मतलब होता है डिस्प्रोपोर्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों इकट्ठे हों, मतलब उसी धातु का, एक ही धातु का ऑक्सीकरण हो और उसी धातु का अपचयन भी हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको असमानुपातन या डिस्प्रोपोर्शन प्रकार की रिएक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हमको एक संयोजी प्रकार के यौगिकों से इसको तैयार किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले हम पोटेशियम का निकल कंपाउंड लेंगे, K2NiCN4, ठीक है, K2NiCN4। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवाएंगे, या तो पोटेशियम के साथ में करवा देंगे या Hg के साथ में करवा देंगे। इन दोनों में से किसी के साथ में भी करवा सकते हैं। ज्यादातर परिस्थितियों में पोटेशियम के साथ में ही करवाई जाती है। अब इसमें से क्या होगा, एक साइनाइड बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमने लिगैंड को बदला है, यहाँ पर साइनाइड लिगैंड के रूप में है, तो लिगैंड को बदल देंगे और धातु उसकी जगह पर लगा देंगे। तो किस तरीके से बन जाएगा ये, देखिए ये बन जाएगा K2NiCN3,
तो यहाँ पर लिगैंड कितने थे, यहाँ पर लिगैंड 4 थे और यहाँ पर लिगैंड कितने रह गए 3, और एक जो लिगैंड था उसको KCl के रूप में बाहर निकाल दिया, मतलब पोटेशियम उसको लेकर बाहर चला गया। ये किस प्रकार का विलयन होता है, ये होता है लाल रंग का विलयन, रेड कलर का सॉल्यूशन होता है, लाल रंग का विलयन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद के प्रोसेस में इसकी जो अभिक्रिया है, इस कंपाउंड की जो अभिक्रिया है किसके साथ में करवाई जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाई जाएगी। अब इसके पास एक लिगैंड की कमी है, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़कर और अपने जो लिगैंड है उसको कंप्लीट करेगा, तो कंपाउंड क्या बनाएगा, K2NiCN की 3CO, इस तरीके से जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए ये कंपाउंड हमने बना दिया, अब इसके आगे की रिएक्शन देखिए किस तरीके से होगी। अब इसके आगे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, यही आगे रिएक्शन करेगा, इसी को हम ले लेते हैं 4K2NiCN की थ्राइस CO, इस कंपाउंड को हमने ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवाएंगे, HCl के साथ में करवाएंगे। लाल रंग का एक कंपाउंड था और इसको हमने ले लिया HCl के साथ, इसकी अभिक्रिया करवा दी। जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि सबसे पहले इसके अंदर ये 4 कंपाउंड किए तो एक तो NiCO4 निकल जाएगा, सबसे पहले क्या निकलेगा, NiCO4 निकल जाएगा, निकेल टेट्रा कार्बोनिल सबसे पहले निकल गया। उसके बाद में यहां पर जो ये बचा है ये क्या होगा, NiCN4 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 3K2, नेक्स्ट क्या है Ni, नेक्स्ट क्या है CN4, ये कंपाउंड निकल गया। अब देखिए पीछे क्या बच गया, 2 पोटेशियम बच गए, यहां पर हमने कितने ले लिए 6 पोटेशियम, 2 पोटेशियम बच गए, 2 हमारे पास क्लोरीन है, तो ये बचे हुए 2 पोटेशियम 2 KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए क्या बच गया, अब है हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया के अंदर असमानुपातन किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 थी, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी, ठीक है। और उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर बात करते हैं CO जुड़ तो गया लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या है, फिर +3 है। अब +3 से आगे क्या हो गया, 0 हो गई, मतलब यहाँ पर इसका ये यहाँ पर तो क्या हुआ है, यहाँ पर +3 थी और +4 थी, +4 से क्या होगी +3 होगी। अब +3 से नेक्स्ट यहाँ पर +3 रही और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगी 0 होगी। अब निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे पहले +4, यहाँ पर +3, अब +3 से यहाँ पर देखिए वापस क्या होगी +4। तो निकेल एक ही अभिक्रिया में, पूरी अभिक्रिया में निकेल के ऊपर ही हमको कंसंट्रेट करना है, और जो निकेल है उसकी कहीं पर तो ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही है, जैसे यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 थी और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी +3, तो ये तो क्या हो गया अपचयन हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होना। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 थी और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी +4, तो ये क्या हो गया ऑक्सीकरण। तो हुआ किसका है, निकेल का ही अपचयन हुआ है, निकेल का ही ऑक्सीकरण हुआ है, इसी वजह से इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक ही धातु का अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों होता है उसको असमानुपातन की अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः अपने इस अभिक्रिया को देखते हैं असमानुपातन द्वारा। देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास निकेल का कोई कंपाउंड होता है ऑलरेडी समकुल्य यौगिक, उसके साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे पोटेशियम का K2NiCN4 है, इसके साथ हम पोटेशियम या मरकरी की अभिक्रिया करवा देते हैं। यहाँ पर हमने पोटेशियम की अभिक्रिया करवाई है तो यहाँ से एक साइनाइड को ये पोटेशियम बाहर ले जाएगा KCN के रूप में, लाल रंग का यौगिक मिलेगा। अब इसकी CO के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्योंकि निकेल के पास लिगैंड की कमी है तो एक CO को अपने अंदर ऐड कर लेगा। अब ये ऐसे का ऐसे आगे अभिक्रिया किसके साथ करेगा, HCl के साथ, तो यहाँ से सबसे पहले तो NiCO4 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पोटेशियम कितने बच गए 6, अब 6 पोटेशियम इसके साथ मिलकर समकुल्य यौगिक का निर्माण कर देंगे, बाकी 2 पोटेशियम इस Cl के साथ KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ की दोनों हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। और इसी अभिक्रिया में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था +4 से +3 और +3 से वापस +4 हुई है, तो इस प्रकार से निकेल का ऑक्सीकरण भी हुआ है, निकेल का अपचयन भी हुआ है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं असमानुपातन प्रकार की अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये होगी इसके निर्माण की 4 विधियां। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हम बात करते हैं NiCO4 के गुण। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं NiCO4 के बारे में, और इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला गुण, ये क्या होता है, रंगहीन प्रकार का द्रव होता है। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, रंगहीन प्रकार का द्रव होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 43 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट 43 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका हिमांक या जमता कहां पर है, -25 डिग्री सेल्सियस पर। ये कौन सी अवस्था में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो यहां पर हमको ध्यान देना है, सबसे पहले तो ये रंगहीन प्रकार का लिक्विड होता है, उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट इसका 43 डिग्री सेल्सियस है, और ये जमता कहां पर है, -25 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा, ये किसके अंदर विलयशील होता है, बेंजीन में। ये किसके अंदर विलयशील है, बेंजीन में विलयशील होता है, बेंजीन में विलयशील होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जल में अविलय होता है, मतलब जल के अंदर ये घुलता नहीं है, जल में घुलता नहीं है। उसके बाद थर्ड और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यह विषैला यौगिक है, वेरी टॉक्सिक या हाईली टॉक्सिक प्रकार का कंपाउंड है, विषैला यौगिक है। उसके बाद देखिए फोर्थ, इसका H2SO4 के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो NiCO4, आगे हम इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो करते हैं। आगे हम किसके बारे में बात करेंगे, ये तो इसके हो गए भौतिक गुण, ऊपर वाले तो इसके फिजिकल कैरेक्टर्स हो गए। आगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है निकेल के शोधन का मांड प्रक्रम, वो सबसे बेस्ट इसकी रिएक्शन होती है। और उसके बाद NiCO4 की संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल एग्जाम में या एक साल छोड़ के एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है। ये आप मान के चलिए कि यहां से जो कार्बोनिल कंपाउंड आपको अब करवाए जा रहे हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड में, तीनों कार्बोनिल कंपाउंड में से कम एक या दो क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन या एक छोटा और एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा, जिसमें ये जो क्वेश्चन होगा ये इसकी संरचना पर आधारित हो सकता है। संरचना पर ही बड़ा क्वेश्चन तो सामान्यतः संरचना के आधार पर ही लिया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले ए रिएक्शन इसकी देखिए, सबसे पहले इसकी ए रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद H2SO4, रिएक्शन विद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया NiSO4 का फॉर्मेशन होगा। देखिए NiCO4 है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल है, ये अभिक्रिया करेगा H2SO4 के साथ में। तो देखिए यहां से क्या होगा, ये निकेल और ये आपस में बाहर निकल जाएंगे, किस रूप में, निकेल सल्फेट के रूप में, NiSO4 के रूप में। प्लस यहां पर क्या बच जाएगा, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गई H2, प्लस यहां पर क्या बच गया, CO है, और चार कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर निकल गए। तो H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो लवण का निर्माण करता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, दूसरी इसकी जो रिएक्शन है बी रिएक्शन इसकी होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में, रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड NO, रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको NO बोलते हैं। अब क्लोरोफॉर्म के विलयन में अभिक्रिया होगी और इससे गहरे नीले प्रकार का यौगिक बनेगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए हमारे पास में ये है 2NiCO4, मतलब निकेल टेट्रा कार्बोनिल है। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, 2NO के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, दो जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के विलयन में संपन्न होगी, अथवा हम इसको क्या कह सकते हैं, गैसीय अवस्था में संपन्न होगी। अब यहां से बनेगा क्या, यहां से कंपाउंड बनेगा 2NiNOOH, ये कंपाउंड बनेगा 2NiNOOH, हाइड्रोक्सिल प्रकार का। और उसके बाद में यहां से बाहर क्या निकल गई, हाइड्रोजन बाहर निकल गई, और बाकी यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, 8 कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। ये क्या होता है, ये नीले रंग का यौगिक होता है।
तो सबसे पहले H2SO4 के साथ NiSO4 का निर्माण करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में जल की उपस्थिति में क्रिया करेगा या क्लोरोफॉर्म विलेन में क्रिया करेगा, नीले रंग का कंपाउंड बनाएगा, हाइड्रोक्सिल प्रकार का कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन बाहर निकालता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये इसकी दूसरी अभिक्रिया होगी। उसके बाद है इसकी तीसरी अभिक्रिया PCl3 के साथ। इसकी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है PCl3 के साथ। उसके बाद C इसकी जो रिएक्शन है, C रिएक्शन वो है रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3। अब PCl3 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा और सारे के सारे जो हैं, जो इसके अंदर कार्बन, जो इसके अंदर लिगैंड है, उन सभी का विस्थापन यहाँ से कंप्लीट कर देगा PCl3 के साथ में। तो देखिए इसकी रिएक्शन देखिए किस प्रकार से होती है। देखिए इसकी रिएक्शन होगी NiCO4 रिएक्शन करेगा 4PCl3 के साथ, 4PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और यहां से बनेगा NiPCl3 की 4+4CO। मतलब सारे के सारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल हैं ये यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे और इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, इनकी जगह पर आ जाएगा PCl3। ठीक है। अब उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट रिएक्शन है एरिल आइसोसाइनाइड के साथ। इसकी अगली जो अभिक्रिया है वो किसके साथ है, एरिल आइसोसाइनाइड के साथ। उसको देखते हैं, उसको यहां पर ऊपर मेंशन कर देता हूं। ये A अभिक्रिया H2SO4 के साथ ABC अभिक्रिया होगी। अब इसकी D अभिक्रिया देखिए, D अभिक्रिया जो D अभिक्रिया है वो किसके साथ होगी, वो होगी एरिल या एल्किल आइसोसाइनाइड के साथ। और आइसोसाइनाइड क्या होता है, RNC प्रकार का कंपाउंड। तो सबसे पहले क्या होगा, NiCO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है 4RN ट्रिपल बॉन्ड C के साथ। एल्किल आइसोसाइनाइड है, ये एल्किल है, आइसोसाइनाइड है, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब यहां से क्या होगा, यहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए Ni, नेक्स्ट आएगा CNR की 4+4CO, मतलब पीले रंग के क्रिस्टल बनेंगे इस कंपाउंड के, पीला क्रिस्टल बनेगा इस कंपाउंड का। ठीक है। उसके बाद है इसकी अभिक्रिया फिनेंथ्रोलिन के साथ। फिनेंथ्रोलिन के साथ भी इसी तरीके से रिएक्शन करता है। उसके बाद में D और E रिएक्शन विद फिनेंथ्रोलिन, जिसको ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन बोलते हैं। तो NiCO4 किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के साथ। ये फिनेंथ्रोलिन है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से बनेगा क्या, NiCO के ट्वाइस ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन +2CO। मतलब यहां से क्या हुआ, यहां से 2 बाहर निकल गए और 2 इसके ऊपर आके जुड़ गए। ठीक है, 2 यहां पर आके जुड़ गए तो इसका लिगैंड यहां से प्रतिस्थापित हो जाता है। ये सारी के सारे अभी एक बार वापस इन अभिक्रियाओं को देख लेते हैं, फिर इसकी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया करेंगे। A अभिक्रिया इसकी जो है वो H2SO4 के साथ है, जिसमें किसका निर्माण करता है, NiSO4 का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, NiSO4 का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो नीले रंग के सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। उसके बाद में PCl3 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो इसके सारे के सारे जो कार्बोनिल हैं वो यहाँ से हट जाएंगे और PCl3 आ जाएगा। जब ये एल्किल या एरिल आइसोसाइनाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी यहाँ से जो कार्बोनिल हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे और उसके स्थान पर एल्किल या एरिल आइसोसाइनाइड आ जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसकी अभिक्रिया ऑर्थोफिनेंथ्रिन के साथ, तो 2 इसके लिगैंड बाहर निकल जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में और बाकी जो 2 फिनेंथ्रिन है इसके साथ में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट इसकी F रिएक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी F रिएक्शन। सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की अभिक्रिया है ये और इसको बोलते हैं मांड प्रक्रम, मांड प्रोसेस, मांड प्रक्रम।
और ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है निकल की मेटलर्जी में, मतलब निकल के धातु क्रम में इसको यूज किया जाता है। और ये क्या है, ये है शुद्ध निकल को, शुद्ध निकल प्राप्त करने की विधि है, शुद्ध निकल प्राप्त करने की विधि है। तो इसके अंदर किया क्या जाता है, इसके अंदर जो हमारे पास NiCO4 है, NiCO4, यहां पर निकल एकदम शुद्ध अवस्था में होता है, इसको गर्म किया जाता है 180 डिग्री सेल्सियस पर, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, जिससे हमें Na प्राप्त हो जाता है और 4 कार्बन निकल जाते हैं, और ये Na क्या होता है, एकदम शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निकल का मान प्रक्रम F। उसके बाद लास्ट इसकी G रिएक्शन देखते हैं, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ रिएक्शन है, रिएक्शन विद हैलोजन एंड हैलोजन एसिड, रिएक्शन विद X एंड HX, X का मतलब है हैलोजन और HX का मतलब है हैलोजन एसिड। तो देखिए NiCO4 प्लस Cl2 आपस में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NiCl2 बना देगा। देखो यहां से इसके अंदर चले गए, और यहां से जो सारा का सारा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो सारी की सारी यहां से बाहर निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, +4CO, कार्बोनिल बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद में ये तो अभिक्रिया थी हैलोजन के साथ, ये अभिक्रिया हैलोजन के साथ अभिक्रिया होकर विघटित हो जाता है, ये मतलब हम ये कह सकते हैं डीकम्पोज हो जाता है और दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे NiCO4 की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, Hi के साथ में करवा देंगे। Hi का मतलब है HX, मतलब हैलोजन एसिड के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे, बहुत हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI, इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पर भी क्या बनेगा, NiI के ट्वाइस प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे और बाकी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये दो अभिक्रियाएं इसकी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मान प्रक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। शुद्ध निकल को प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है मेटलर्जी के दौरान, या हम ये कहें निकल के धातु क्रम के दौरान बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की विधि होती है, जिसमें निकल टेट्राकार्बोनिल को गर्म किया जाता है 180 डिग्री पर, जिससे शुद्ध निकल प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं निकल की अभिक्रिया हैलोजन और जो हैलोजन अम्ल है उसके साथ कैसे होगी, तो दोनों के साथ अभिक्रिया करने पर यह विघटित हो जाता है, टूट जाता है, और दोनों के साथ अभिक्रिया करने पर इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निकल की संरचना के बारे में। अगला देखिए निकल की संरचना। देखिए आगे हम बात करते हैं संरचना, महत्वपूर्ण प्रकार का टॉपिक है संरचना किसकी, NiCO4 की। सबसे पहले तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होती है। मैं वापस बोल रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहां पर हम इसका संकरण वगैरह किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, निकल, और हम ये जानते हैं कि जो निकल होता है कौन से नंबर पे आता है, 28 नंबर पे आता है। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है, सामान्य अवस्था के अंदर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो देखिए क्या होगा, 3D, उसके बाद में यहाँ पर क्या है 4s, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है 4p, ठीक है। ये क्या है 4s, ये क्या है 4p, और ये क्या है 1 2 3 एंड 4, ये है 3d। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब हम उत्तेजित अवस्था के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था, निकल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है 0, लेकिन एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड कब होगा, जब इसके साथ में कार्बन जुड़ना है तो सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या किया जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके से 1 2 सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है,
उसके बाद यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन को अब दो दो इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आ गए, 3d क्या हो गया, पूरा भर गया। अब 4s क्या हो गया, खाली, और 4p भी क्या हो गया, खाली। तो हमको यहाँ पर 4s और 4p खाली मिल गया। अब 4s और 4p खाली है तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बोनिल आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कार्बोनिल आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कार्बोनिल आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कार्बोनिल। इस प्रकार से इसके अंदर जो संकरण होगा, ये तो इधर आ गया एक्साइटेड कंडीशन में, तो इसके अंदर जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, इसके अंदर संकरण होगा sp3। संकरण कौन सा होगा, एक s और 3p इसके अंदर यूज किए जा रहे हैं, तो इसके अंदर संकरण कौन सा होगा, sp3। ये कार्बोनिल के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस तरीके से कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब sp3 जो संकरण होता है उसका एक विशेष गुण होता है, sp3 संकरण की आकृति क्या होती है। संकरण हमने कौन सा देखा, संकरण इसके अंदर है sp3। हम किसकी बात कर रहे हैं, NiCO4 की बात कर रहे हैं। संकरण इसमें कौन सा है, sp3। अब sp3 की आकृति हमेशा, संकरण की आकृतियां हमेशा फिक्स होती हैं, तो sp3 की आकृति कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल, जिसको हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। मतलब इसकी आकृति क्या होनी चाहिए, चतुष्फलकीय प्रकार की होनी चाहिए, अर्थात इस प्रकार से होनी चाहिए, यहाँ पर Ni हो जाएगा, यहाँ पर एक कार्बोनिल, यहाँ पर दूसरा कार्बोनिल, यहाँ पर तीसरा कार्बोनिल, यहाँ पर चौथा कार्बोनिल, और ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहां से प्रतीत होता है कि ये सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। यहां से जब हम इसको देखते हैं तब हमें प्रतीत होता है कि निकेल के चारों जो कार्बोनिल हैं वो एक ही प्रकार के बंध से जुड़े हुए हैं और सारों की प्रकृति एक जैसी है, लेकिन इसकी रासायनिक अभिक्रिया ये बताती है कि इसमें दो जो CO है, दो समूह CO समूह की प्रकृति, दो CO समूह की प्रकृति क्या होती है, भिन्न प्रकार की होती है। इसको हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, यहां पर इंटरेस्ट है। इसकी जो अवस्था होती है NiCO4 की, वो चतुष्फलकीय है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस प्रकार की चतुष्फलकीय नहीं है। तो चतुष्फलकीय sp3 संकरण ही पाया जाएगा इसमें, लेकिन इस प्रकार की नहीं है कि तीन चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हों। तो इसमें ध्यान रखना है, NiCO4 में दो CO की प्रकृति अलग होती है। तो इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको देखो, इसकी एक रिएक्शन है। देखो, अगर हम इसकी, पहले भी हम इस रिएक्शन को कर चुके हैं, मान लीजिए अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं फिनंथ्रीन के साथ, फिनंथ्रीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। देखो हमारे पास क्या है, ये NiCO4, इसको प्रदर्शित करने का, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, O फिनंथ्रीन के साथ करवा रहे हैं। तो इसके अगर तो इसकी प्रकृति एक जैसी होती तो चारों के चारों को बाहर निकलना चाहिए था, लगभग कई विक्रियाओं में बाहर निकलता है, लेकिन यहां पर नहीं निकलता। तो इसका मतलब यहां से कंपाउंड कौन सा बनता है, ये बनता है NiCO की ट्वाइस एंड फेनेंथ्रीन प्लस 2CO। तो इसका मतलब इसमें से जो दो कार्बोनिल हैं उनकी प्रकृति तो एक जैसी है और दो कार्बोनिल की प्रकृति एक जैसी है, और वो जो दो कार्बोनिल हैं जिनको यहां से निकालना मुश्किल है, जिसको फिनंथ्रीन द्वारा नहीं निकाला गया है, उनके अंदर इस प्रकार का कोई बंध पाया जाता है जो कि मजबूत प्रकार का बंध है, जिससे कि उनको वहां से निकालना आसान नहीं होता। तब हम इसके लिए एक चीज ये सुझाते हैं कि तब दोबारा इस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, वैसे तो सभी के साथ वहां पर इसके बारे में जो बात बताई गई ये थी कि दो जो CO होते हैं वो तो सिंगल बॉन्ड निकेल के साथ जुड़े रहते हैं, और दो CO जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से निकेल के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब दो CO तो कैसे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ निकेल से, और दो CO कैसे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड के साथ निकेल से। अब ये डबल बॉन्ड के साथ किस प्रकार से जुड़ते हैं, उसके लिए हम इसकी नेक्स्ट जो संरचना है उसको बना रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। यहां पर इसी के अंदर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर दो CO समूह एकल बंध द्वारा निकेल से जुड़े रहते हैं, आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जबकि दो CO समूह डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, आसानी से प्रतिस्थापित भी होते हैं। संकरण वही है, संकरण यहां पर भी कौन सा है, संकरण यहां पर भी sp3 प्रकार का है, लेकिन होता क्या है कि बाकी हम यहां पर किसी भी प्रकार से एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर रहे, वैसे ही पड़े हैं जैसे हैं। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को हमने आगे भेज दिया P के अंदर एक्साइटेड स्टेट में। तो अब क्या होगा,
एक CO यहाँ 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 और यहाँ, 4 CO उसी तरीके से जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इनमें से 2 CO जो है वो तो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। 2 CO में से क्योंकि इनके पास पहले इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और बाकी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पर तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब इन 2 CO ने, ये वाले जो 2 CO हैं, ये वाले जो 2 CO हैं, इन 2 CO ने क्या किया, इधर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर लिया, यहाँ पर और यहाँ पर। इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ये क्या हो गया, डबल बॉन्डेड हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर इनको दर्शाया गया है, ये एक तो डबल बॉन्डेड है, ये एक डबल बॉन्डेड है, तो इनकी प्रकृति, इन दोनों की प्रकृति क्या होगी, अलग होगी, और इन दोनों की प्रकृति क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्डेड है, ये जो 2 बने हुए हैं, और ये जो 2 बाकी है ये कौन से हैं, डबल बॉन्डेड, अर्थात इनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है और इनमें अकेला सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। इसी वजह से जो निकेल टेट्रा कार्बोनिल है उसके चारों कार्बोनिल में से 2 कार्बोनिल अलग प्रकार के, 2 कार्बोनिल अलग प्रकार के। ऐसा नहीं है कि कार्बोनिल अलग प्रकार के हैं, कार्बोनिल वैसे ही हैं, लेकिन उनके अंदर जो बॉन्ड पाया जा रहा है उसकी प्रकृति अलग प्रकार की है। एक कार्बोनिल में डबल बॉन्ड, एक कार्बोनिल में सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड की तुलना में हमेशा कठिन होता है। इस वजह से जो डबल बॉन्डेड कार्बोनिल कंपाउंड, डबल बॉन्डेड कार्बोनिल जो होते हैं उनको वहां से प्रतिस्थापित करना मुश्किल है। इसी वजह से फिनेंथ्रीन के साथ रिएक्शन करके ये क्या करता है, फिनेंथ्रीन के साथ रिएक्शन करके या डाईआर्सेन के साथ रिएक्शन करके केवल 2 ही CO को वहां से बाहर निकाल पाता है। तो आज हमने निकेल टेट्रा कार्बोनिल के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 बचे हुए जो दूसरे यौगिक हैं उन दूसरे यौगिकों के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि हम जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमको कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट करेंगे। यहाँ तक किसी भी प्रकार से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इन्हीं वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहें। नमस्कार।